स्क्रीन विजिबल है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे जो चल रहा है? यस मैम। कोमल सिंह, निशांत, प्रियांशी गुप्ता, सब लोग अपनी अपनी वीडियोस ऑन कीजिए। मुझे बार बार ना बोलना पड़े, रोज क्या अपनी वीडियो ऑन करें। क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोग टॉपिक कर रहे थे, आपका जो फॉर्मुलेस के बेसिस में हम लोग मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल वगैरह पढ़ रहे थे, उस पे मैंने क्वेश्चन भी दिया था आप लोगों को ग्रुप पे, जिस पे सिर्फ अर्पिता राजे साहू का ही मेरे पास मैसेज आया, आंसर आया, और किसी भी स्टूडेंट का ना तो कोई आंसर आया, ना तो किसी ने किसी तरह का डाउट पूछा है वहां पे। क्या सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? मैम हमें सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दीजिए मैम। ठीक है, ग्रुप पे अपलोड कर दूंगी आज मैं क्वेश्चन। ठीक है, ओके मैम। आंसर दे दूंगी। बाकी कोमल सिंह, कल तो क्लास में थे आप, फिर भी आंसर क्यों नहीं हुआ? मैम कल क्लास की पर उसके पिछली वाली नहीं, हमें कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, पर ये टॉपिक तो कॉलेज में भी हो चुका था, तो फिर मैम कॉल सुनाई नहीं दे रहा आपने क्या बोला वैसे कोमल सिंह। आवाज आपकी, नेटवर्क नहीं सही है आपकी तरफ शायद। ठीक है, उस पे जो कल फॉर्मुलेज वगैरह मैंने स्टार्टिंग नहीं यार अच्छा, स्टार्टिंग नहीं देखी थी, कोई बात नहीं, का उसकी नोट किया। ठीक है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस के आंसर वैसे कोशिश कीजिएगा। पीपीटी मैंने शेयर की है पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को ग्रुप में, जिसमें सारे फॉर्मुलेज और सब कुछ दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या करना है, उसको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा प्रैक्टिस हो पाएगी। और मैंने पहले ही बोला है कि ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, उसमें साफ साफ लिखा है कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम जुलाई में स्टार्ट करेगी। ठीक, अभी भी हमारे पास 2 महीने का टाइम है, मई एंड जून का। कोशिश करनी है इन 2 महीने में अच्छे तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। या आज आगे बढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को वहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम 2 बार पढ़ चुके हैं। नया चैप्टर आज शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर को ध्यान से समझना। इस चैप्टर को समझने के लिए जो आप लोगों ने क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ी थी, उसका पूरा यूज यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है ये आप पहले पढ़ चुके हो। क्लास 11th में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इस नाम से सुना होगा ये नाम। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के नाम से एक चैप्टर था क्लास 11th में, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि पासबुक और कैश बुक की जो ट्रांजैक्शन थी उसको कैसे हम टैली करते थे। ठीक है, उसी का यूज इस चैप्टर में आगे आपसे किया जाएगा। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मेनली ये चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर में देखा होगा कि आप लोग जब कॉस्ट शीट बनाते थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, आपका प्रॉफिट निकालते थे,
कॉस्ट शीट के बेसिस पे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता था। और मैंने ये भी बोला था कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब कि जब हम फर्स्ट ईयर में जो हमने अकाउंट्स पढ़ी, जो हमने 11th में अकाउंट्स पढ़ी, जो 12th में अकाउंट्स पढ़ी, उन सब में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से चीजों को निकाला जाता है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये सब कुछ हमने उसमें सीख चुके हैं। स्टार्टिंग से हम ये सारी चीजें सीखते हुए आए, ठीक है। अब क्या करना है, ये बात जब मैंने कॉस्ट वाला चैप्टर शुरू किया था तो उस कॉस्ट वाले चैप्टर में मैंने ये कहा था कि इसमें भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं जैसे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता था, ठीक। डिफरेंस कहाँ आता था? डिफरेंस ये आता था दोनों के प्रॉफिट में। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कॉस्ट अकाउंट्स में जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है वो प्रॉफिट उस टाइम का होता है जिस टाइम प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसीलिए बनाया गया है ताकि दोनों को हम टैली कर सकें। अब देखो, कॉस्ट शीट जब हम मेंटेन करते थे, जब बनाते थे, लास्ट में आपका प्रॉफिट निकल के आता था, ठीक है। वो जो प्रॉफिट हम निकालते थे वो एक एज्यूम्ड प्रॉफिट था, हमारा माना हुआ प्रॉफिट था कि अगर इस तरह से कॉस्टिंग रखी जाएगी, मटेरियल की कॉस्ट इतनी लग रही है, लेबर की इतनी आ रही है, फैक्ट्री पे इतना खर्चा कर रहे हैं, जो हम एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल में हो नहीं रहा है, ये सब कुछ हमारी एजम्पशन के ऊपर बेस्ड था, जिससे कि हम प्रॉफिट को कैलकुलेट किया करते थे कॉस्ट अकाउंट्स में। फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या करते थे, जितनी भी चीजें आपने प्रैक्टिकली की थी, प्रैक्टिकली की थी मतलब कि जो आपने फाइनेंशियली अपना किया है, खर्चे किए हैं, इनकम की है, जो कि कहीं नोट डाउन है, वो आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखते थे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारी इनकम को लिखा जाता था जो कि आपकी रिलेटेड थी ओवरऑल बिजनेस। पूरे बिजनेस में हमने क्या कमाया, क्या खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, वो सब कुछ हम फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखते थे। वहीं कॉस्ट अकाउंट्स में जो हम मेंटेन करते थे, कॉस्ट शीट मेंटेन करते थे, उसमें हम सिर्फ वो प्रॉफिट लिखते थे, वो खर्च और वो इनकम लिखते थे जो कि आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। क्लियर? सामान को बनाने में ओवरऑल हमारा कितना खर्चा आया वो सब कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर मेंटेन किया जाता था, जिसकी वजह से ये हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंट्स का कुछ पोर्शन ही कॉस्ट अकाउंट कवर करता था, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा था जो कि कॉस्ट अकाउंट में कंप्लीट किया जाता था, जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंसेस थे। फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट अलग आता था और कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आपका अलग आता था। अब अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये जरूरी होता है कि आपके अकाउंट्स का जो प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे, मतलब कि फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दोनों का जो प्रॉफिट है वो आपका बराबर आना चाहिए। अब उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बनाना पड़ेगा। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्या होता है कि जो प्रॉफिट एक्सेस हो गया है, जो हमने एडिशनल चार्ज कर दिया है, उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और जो कम चार्ज किया गया है किसी अकाउंट में, उसमें जाके हम उसे ऐड कर देंगे। सिर्फ इतना सा फॉर्मेट है कि क्या माइनस होगा, क्या प्लस किया जाएगा, इसको यहाँ पे चेक किया जाता है। इसी के साथ कहते हैं द प्रॉफिट शोन बाय द कॉस्टिंग बुक, मतलब कि कॉस्ट शीट के अंदर जो भी प्रॉफिट दिखाया जाता है मे नॉट एग्री विद द प्रॉफिट शोन इन फाइनेंशियल बुक। फाइनेंशियल बुक के प्रॉफिट से कभी भी ये कंपैरिजन सिमिलर नहीं हो सकता, एग्री नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉस्ट बुक में सिर्फ कुछ पोर्शन को ही ऐड किया जाता है और फाइनेंशियल बुक में जितनी भी चीजें एक्चुअली में परफॉर्म की गई हैं उन सबको यहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बाद कह रहा है therefore इसी वजह से it become necessary that the profit and loss should be both cost accounts and financial accounts should tally to each other। इसीलिए ये जरूरी है, अगर मुझे जानना है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो इस सिचुएशन को जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे पता रहे कि कॉस्ट अकाउंट्स और आपकी फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस टैली होना चाहिए, मतलब कि बराबर होना चाहिए। जब तक ये बैलेंस टैली नहीं होगा, मैं अपनी फर्म की, अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल पोजीशन का पता नहीं लगा पाएंगे। इसी पर्पस को देखते हुए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का बिल्डअप किया जाता है। इतना क्लियर हुआ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्या होता है, कैसे उसे क्रिएट करते हैं। ये नया चैप्टर है इसलिए पूछो, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अभी जब अकाउंट्स बनाने चलेंगे तब उस टाइम पे इश्यूज आएंगे।
वीडियोस ऑन कर लीजिए सब लोग अपनी, मुझे बार बार ना बोलना पड़े कि वीडियो ऑन नहीं है। जो ओवरऑल मीनिंग अगर हम एट अ ग्लास देखें कि क्या होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपकी कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो जो डिफरेंसेस आपके आ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट में, मान लीजिए जब हमने फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उसका प्रॉफिट आया आपका 2 लाख, ठीक है। उसी के साथ जब हमने कॉस्ट शीट बनाई तो प्रॉफिट आया आपका फॉर एग्जांपल 1,50,000। डिफरेंस कितने का हुआ? 50,000 का डिफरेंस है फाइनेंशियल एंड कॉस्ट के बीच में। उस डिफरेंस को कवर करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, आपके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। इसी के बाद आता है आपका मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, इस प्रोसेस को समझते हैं। पहले थ्योरेटिकल देखते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, एक एग्जांपल के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे कि क्या समझाया गया। मेथड देखते हैं, कुछ मेथड्स प्रिपेयर करने के दिए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहला तरीका है, हम ये पता लगाएं कि हमारे कॉस्ट अकाउंट और हमारे फाइनेंशियल अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है। जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि 1-2 लाख का है प्रॉफिट फाइनेंशियल में, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कॉस्ट शीट में जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1,50,000 का है। डिफरेंस हमें पता चल गया, कितने का डिफरेंस आ रहा है, आपके 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद टेक प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट एज बेस। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट तैयार करने के बाद सबसे पहले बेस क्या लिया जाएगा, स्टार्टिंग में सबसे ऊपर क्या लिया जाएगा, कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है उसे हम एज अ बेस ट्रीट करेंगे। जैसे कि बाकी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, उसी तरीके से कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट लिखा जाएगा एज अ बेस। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है, ऐड आइटम। कौन कौन से आइटम हमें ऐड करने हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है पॉइंट नंबर 3 में, ऐड आइटम ओवरचार्ज ऑफ एक्सपेंसेस इन कॉस्ट अकाउंट। अगर कॉस्ट अकाउंट में किसी भी तरीके का एक्सपेंसेस ओवरचार्ज किया गया है, मतलब कि कोई ऐसा खर्चा ज्यादा लिख दिया गया है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज करते हैं, ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज ऐड क्या की जाती है, अगर इनकम अंडर रिकॉर्ड हो, मतलब कि अंडर उसकी वैल्यू लिखी गई हो, वो कॉस्ट अकाउंट में ऐड किया जाता है। अब देखो कैसे, क्या कहने का मतलब है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में। फॉर एग्जांपल आपकी एक्सपेंसेस थी सैलरी, ठीक है। स्टाफ को जो सैलरी जा रही है, जो कि हम फैक्ट्री ओवरहेड में लिखते थे सैलरी का पोर्शन, ये सैलरी आपके कॉस्ट शीट में भी लिखी जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिखी जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी दी हुई है 2 लाख रुपए चार्ज की जाती है, वो अमाउंट लिखी है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में लिखी है ओवर चार्ज की गई है, अब उसकी सैलरी कॉस्ट अकाउंट में 4 लाख रुपए लिख दी गई, ठीक। फाइनेंशियल में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कहता है कि हमने सैलरी 2 लाख रुपए दी, ठीक, लेकिन कॉस्ट शीट कहती है कि हमने सैलरी तो 4 लाख रुपए दी। तो क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंट में पैसे को एक्स्ट्रा करके लिखा गया है, ओवर चार्ज कर दिया गया है। अगर किसी तरीके का खर्चा कॉस्ट अकाउंट में या कॉस्ट शीट में बढ़ा के लिखा जाता है, ओवर चार्ज किया जाता है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। वहीं आपका किसी तरीके की कोई इनकम अगर होती है और वो इनकम हमने यहाँ पे कम लिखी है कॉस्ट अकाउंट में एज कंपेयर टू फाइनेंशियल, कोई इनकम हमने कम लिखी है, अंडर चार्ज की है, उसको भी हम ऐड करेंगे। मतलब कि अगर खर्चा ज्यादा लिख दिया और इनकम कम लिख दी, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। और कहाँ पे लिखी गई है आपकी, कॉस्ट अकाउंट में। अभी सिर्फ हम थ्योरी देख रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल पे जब चलेंगे तो पोर्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या बढ़ा के लिख रहे हैं और क्या कम करके लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या चीज कम की जाएगी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंट, माइनस क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा अगर इनकम को हमने ज्यादा लिख दिया है। इनकम को ज्यादा लिखने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल सेल्स हुई है, ठीक है, सेल्स हुई है, एक तरह की इनकम है हमारी, रिसीविंग हुई है। हमने क्या किया, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि हमने जो सेल की है वो सेल है आपकी 3 लाख। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि जो हमने सेल की है वो सेल आपकी 3 लाख रुपए है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग। बट
कॉस्ट शीट कहता है, जो हमने कॉस्ट अकाउंट बनाया वो कहता है कि हमने जो सेल की है, सेल से जो भी कमाई की है वो 2 लाख रुपए नहीं है, वो 5 लाख रुपए। क्या हुआ, एक्सेस हो गई, इनकम हमारी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब इनकम ज्यादा हो गई तो जितने से ज्यादा हुई होगी उस अमाउंट को यहाँ पे डिडक्ट कर दिया जाएगा, उसको यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। ठीक, उसके बाद एड अमाउंट ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। अगर किसी तरीके की स्टॉक की वैल्यू, किसी तरीके की मशीनरी है, कोई असेट है, उसकी वैल्यू को अगर बढ़ा के लिख दिया जाए, ओवर चार्ज कर दिया जाए कॉस्ट अकाउंट में, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आपका आता है डिडक्शन अमाउंट कौन सी है, अगर स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यू कर दी जाए, मतलब कि कम कर दी जाए किसी भी असेट की वैल्यू कॉस्ट अकाउंट के अकॉर्डिंग, उसको हम यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, फिर एड अमाउंट आती है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट दी गई है और आपके कॉस्ट अकाउंट में उसको कम लिखा गया है फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, उसको हम ऐड कर देंगे, और अगर उसको बढ़ा के लिखा गया है तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चीजों को समझने की कोशिश करो, जो इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन बोला है वो चीज। डिडक्शन क्या होगा, ऐड क्या किया जाएगा, इसमें ये पूरा आपका थ्योरी में लिखा हुआ है। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में से कॉपी में फेयर करके लिख लो। इस पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसे अपनी कॉपी में फेयर कर लेना, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ फॉर्म आपको अभी आज टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है, इसी के बाद अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट कह क्या रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कॉस्ट शीट का जो हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट आता है आपका 1,20,000 रुपए। ठीक है, कॉस्ट शीट का जो लास्ट में हम प्रॉफिट निकालते हैं वो आता है आपका 1,20,000 रुपए। वही फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट आता है 1,29,000। ठीक है, अब देखो किसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है, फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट सबसे ज्यादा आ रहा है 1,29,000। कितने से ज्यादा आ रहा है, 9,000 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, कितने से ज्यादा आया आपका, 9,000 से ज्यादा आया। ये प्रोसेस था 1, मतलब कि फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन में कहता है कि डायरेक्ट मटेरियल जो यूज किया गया है, मतलब कि जो डायरेक्ट मटेरियल हमने पूरी कंपनी में यूज किया है उसके अकॉर्डिंग जो हमने एक में, मतलब कि जो कॉस्ट शीट में जो मटेरियल यूज किया वो 50,000 रुपए था, और जो फाइनेंशियल में यूज किया वो भी कितना था, 50,000। मतलब कि दोनों की अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, जब दोनों की अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आया तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको एनालाइज करते हैं। ये देखो, ये है आपके डायरेक्ट मटेरियल की अमाउंट। इस साइड जो अमाउंट लिखी जाएगी आपकी वो होगी कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग, और इस साइड जो अमाउंट लिखी है वो है आपकी फाइनेंशियल बुक के अकॉर्डिंग। अभी हम फॉर्मेट पे नहीं आए हैं, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐड होता है और क्या लेस किया जाता है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट कहती है, कॉस्ट अकाउंट कहता है कि हमने मटेरियल 50,000 का यूज किया। फाइनेंशियल बुक कहती है कि हमने भी मटेरियल 50,000 का यूज किया। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है तो इसको मैच करने की भी हमें जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्ट वेजेस जो यूज की गई है, कॉस्ट शीट ने 40,000 की डायरेक्ट वेज यूज की, आपके फाइनेंशियल बुक ने भी कितने की यूज की, 40,000 की यूज की। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया आपका, सेम हो गया, ये लिख लिया हमने, डायरेक्ट वेजेस 40,000 और यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितनी होगी, 40,000। ये दोनों मैच थे तो यहाँ पे हमने देखो एक्स एक्स लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो यूज किया गया है, कॉस्ट अकाउंट कहता है कि हमने 25,000 रुपए यूज किए हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, मतलब फैक्ट्री के ऊपर हमने जितने भी खर्चे किए, जितने भी एक्सपेंसेस किए कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग वो 25,000 रुपए। लेकिन फाइनेंशियल कहती है कि 25,000 नहीं हुए, खर्चे कितने हुए हमसे, 30,000 का खर्चा हुआ है। तो इसको अब इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे 25,000 रुपए हो गए कॉस्ट के, ये हो गए 30,000 रुपए आपके फाइनेंशियल के, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जो अभी तक हम स्टार्टिंग में बनाया करते थे। डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस कितने का आया, ये कहता है 25,000 रुपए और ये कहता है 30,000। डिफरेंस हुआ दोनों के बीच में 5,000 रुपए का। ठीक है, 5,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब बताते हैं कि ये प्रॉफिट क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है, कि ऐड करेंगे कि लेस करेंगे। यहाँ पे हमें पता चला कि हमारी जो कॉस्ट शीट है वो क्या है, प्रॉफिट 1,20,000, ये हमारा परफॉर्मेंस है।
हमें टैली किससे करना है? फाइनेंशियल अकाउंट से टैली करना है, 1,29,000 तक जाना है। अब सोचो, जब तुम लोग एग्जाम दे रहे होते हो, एग्जाम रूम में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर तुम्हारे सामने है और अकाउंट्स का पेपर चल रहा है, ठीक है। अब अगर तुम्हें हल्का सा भी मौका दे दिया जाए तो क्वेश्चन पेपर टैली करने की कोशिश करोगे? आंसर्स मैच करोगे कि इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है? अब आंसर किससे मैच करोगे? जो तुम्हारे सामने बैठा होगा, मतलब किसी और से ही करोगे। अब अपने आप से तो आंसर मैच करने की कोशिश करोगे नहीं कि देखो मैं ये अपने बुक है, मेरी बुक है, मेरा ये आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। अपनी कॉपी में एग्जामिनेशन रूम में बैठ के चेक कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, किसी और इंसान से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा कितना आया और मेरा कितना आया, और जो डिफरेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। मान लीजिए तुम्हारे सामने एक टॉपर लड़की बैठी हुई है, ठीक है, पता है कि वो जो आंसर करती है एकदम करेक्ट करती है। तुम्हारा आंसर 5,000 से कम आ रहा है, उसका आंसर 5,000 से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, उसने सही किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा कम आ रहा है, अगर उसका ज्यादा आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, उसके पास जाने की कोशिश करूंगी, जो भी काम करूंगी ये इस हिसाब से करूंगी कि मेरा उसके हिसाब से आ जाए, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, अपना बढ़ाना भी नहीं है और उसको भी और बढ़ने नहीं देना है। क्या करना है, हमें उसको अपने बराबर लेकर आना है। दोनों में एक सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है, ना तो वो ज्यादा ना हम ज्यादा, हमें टैली करके चलना है, हर चीज इक्वल इक्वल करनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पता चला हमें कि 5,000 रुपए एक्सेस हो रहा है। मतलब कि इसने क्या किया, कंपनी ने, जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कहता है हमने 30,000 रुपए ज्यादा खर्चा किया है। हम कहते हैं, हमारी कॉस्ट कहती है नहीं, हमने तो सिर्फ 25,000 रुपए मटेरियल बनाने में लगाए थे, तो तुम्हारे 30,000 कैसे आए? मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, 30,000 हुए तो इसने क्या किया, खर्चा ज्यादा कर दिया। किसने खर्चा ज्यादा कर दिया? आपके फाइनेंशियल बुक ने, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने खर्चा क्या कर दिया, आपका ज्यादा कर दिया। जब खर्चा ज्यादा हुआ, कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉफिट है वो कम हुआ होगा। सीधे लॉजिक समझो पहले, अगर हम खर्चा ज्यादा करते हैं तो इसका असर हमारे प्रॉफिट में क्या पड़ता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। यही होता है ना, खर्चा ज्यादा कर देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है मैंने जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसकी वजह से फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट कम हुआ होगा। जब कम हुआ है तो अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ताकि वापस से इसमें जो एडिशनल ऐड हो गया है, ये 5,000 रुपए जो एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है, अब हम इसको कम कर सके, ताकि इसे 25,000 के बराबर लाके खड़ा कर दें। यही करने की कोशिश करेंगे। जब ऊपर 40 और 40 बराबर था तो ना तो हमने ऐड किया ना माइनस किया। यहाँ पे क्या हुआ, 25,000 ये और 30,000 ये, मतलब 30,000 एक्सेस है। इस 30,000 को कवर करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो 5,000 एक्स्ट्रा इसके अंदर जुड़े हैं उसको माइनस किया जाएगा। तो इसलिए ये 5,000 क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना? कैसे हमने पता लगाया इसमें कि हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, 5,000 से ये ज्यादा है और ये खर्चा है, एक तरह का एक्सपेंस है, फैक्ट्री के ऊपर किया गया खर्चा। अगर ये खर्चा है और हमने खर्चा ज्यादा कर दिया तो हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया। हमने जो जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो उस प्रॉफिट को बराबर लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5,000 माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा पोर्शन इक्वल हो जाए। ठीक, हमें प्रॉफिट कम करना हो गया हमारा 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा करने की वजह से, जिसको कि हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि अब हमने ऑफिस ओवरहेड्स किए, मतलब कि ऑफिस पे कुछ खर्चे किए, जिसमें कि कॉस्ट शीट में दिखाता है कि हम 12,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। कॉस्ट शीट हमारी दिखाती है कि हमने ऑफिस पे 12,000 रुपए खर्च कर दिए, स्टेशनरी, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे खरीदने पे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट कहती है तुमने 12,000 कहाँ से खर्च किए, जब मेरे पास से सिर्फ 10,000 रुपए ही निकला, तो यहाँ पे 12,000 कैसे खर्च हो गए। तो ये डिफरेंस आया दोनों के बीच में। एक कहती है कि हम 12,000 रुपए खर्च कर चुके हैं, तो एक कहती है आपसे कि हमने कितना खर्च किया है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही खर्च किया है। अब इसको यहाँ देखते हैं कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा इसका। अब ट्रीटमेंट हुआ, कॉस्ट शीट में आए आपके 12,000 रुपए और आपके फाइनेंशियल अकाउंट में कितने आए, 10,000 रुपए। ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं। दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ, 2,000 का। ठीक है, और किस में ज्यादा हुआ, आपकी कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट में जब आपका खर्चा ज्यादा हो गया, मतलब ऑफिस ने अपने ज्यादा खर्चा कर दिया है कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग 2,000 रुपए से,
और आपकी फाइनेंशियल में तो कम है। और अभी हमने क्या कहा, हमें दोनों को बराबर रखना होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। और सबसे पहला स्टेप पड़ा था कि बेस हमें किसको लेना होगा, कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट को बेस मान के चलना है। मतलब ओपनिंग बैलेंस हमें ये मानना है कि हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, कॉस्ट शीट के ट्रांजैक्शन, कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट है वही हमारा ओपनिंग है। अब क्या हुआ, जब देखो इसने 12,000 रुपए दिखाए हैं खर्च किए, और इसने दिखाए मैंने सिर्फ 10,000 रुपए खर्च किए, इसका मतलब इसका खर्चा कम हुआ। ठीक है, खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट इसका क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। फाइनेंशियल अकाउंट में जब आपका यहाँ पे खर्चा कम हो रहा है 2,000 रुपए से, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ा होगा। जब प्रॉफिट बढ़ा होगा तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे इसको। हमें उस हिसाब से चलना है जिस हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा हो जाने की वजह से, ज्यादा खर्चा हो जाने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था तो हमने इसे माइनस कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे इनका खर्चा खर्चा कम हो जाने से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। प्रॉफिट बढ़ा, डिफरेंस ऐड, प्रॉफिट कम हुआ, डिफरेंस माइनस। ठीक है, इसी पे आगे चलते हैं। आगे कहता है कि रेंट दिखाया गया है कॉस्ट शीट में 5,000 रुपए का। मतलब कि कॉस्ट शीट कहती है कि हमने 5,000 रुपए रेंट में दिए हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की गई। ये देखो, ये कहता है कॉस्ट, हमने तो 5,000 रुपए खर्च कर दिए। फाइनेंशियल कहती है हमने इस तरह का कोई खर्चा नहीं किया। हमने जब खर्चा नहीं किया तो हम इसको ऐड भी नहीं करेंगे। यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं दिखाया, तो अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे कोई खर्चा नहीं हुआ तो कोई नुकसान भी नहीं आया होगा। सीधी बात, जब इसने रेंट पे फाइनेंशियल ने कोई खर्चा ही नहीं किया तो इसके प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा, तो इसका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। कम जब नहीं हुआ खर्चा करने से तो क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। तब क्या कर देंगे, 5,000 को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो डिसीजन लेना है ऐड करने का और माइनस करने का, वो इस हिसाब से लिया जाएगा कि आपके फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है या किस तरीके से कम हो रहा है। अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हम ऐड कर देंगे, और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हमने डिविडेंड रिसीव किया है, मतलब कि इनकम हुई है डिविडेंड रिसीव करने से। किसकी इनकम हुई है, फाइनेंशियल बुक की इनकम हुई है। फाइनेंशियल बुक लिखता है 7,000 की हमने क्या की, इनकम की है। नीचे टेबल पे देखो, फाइनेंशियल अकाउंट में की गई इनकम है, फायदा हुआ, इसको और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आय बढ़ी, इनकम बढ़ी, तो क्या हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज। प्रॉफिट इंक्रीज हमने क्या कर दिया, 7,000 को ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया 7,000, क्योंकि कॉस्ट शीट में इसके कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं लिखी गई कि हमने कोई इनकम की है या इनकम नहीं की है। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट जो ना समझ में आया हो कि क्या ऐड कर रहे हैं क्या माइनस कर रहे हैं, ओवरऑल समझना सिर्फ इतना है। अगर फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट में, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट को कंपेयर कर रहे हैं ना फाइनेंशियल बुक के साथ। हम ये देख रहे हैं कि हमने ये निकाला लेकिन फाइनेंशियल बुक तो इतना कह रही है, तो मतलब कंपैरिजन चल रहा है। कंपैरिजन चल रहा है तो हम ये देखेंगे कि इसके प्रॉफिट पे कैसे असर पड़ रहा है। अगर इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ किसी भी एक्शन की वजह से, कॉस्ट शीट की किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से, या फाइनेंशियल बुक की किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से, अगर फाइनेंशियल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। अगर फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम उठा के उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि सिर्फ इस पोर्शन में इसका प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि खर्चा इसने ज्यादा कर दिया। खर्चा ज्यादा करते ही प्रॉफिट कम, और प्रॉफिट कम करते ही हमने क्या कर दिया, 5,000 को इससे माइनस कर दिया। अब इसके सीधे फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट क्या कहता है, ये जो ऊपर टेबल आपको दिख रही है वही समरी मैंने लिखी है कि ओवरहेड में लॉस हुआ 5,000 का, जो अभी हमने देखा था। ऑफिस ओवरहेड में बढ़ गए हैं 2,000 रुपए ऐड कर रहे हैं, ये भी हम देख चुके हैं। रेंट हमने इंक्रीज किया है, मतलब कि ऐड किया है 5,000 से, और डिविडेंड रिसीव भी हमने ऐड किया है आपका 7,000 से। और ये ऐड और माइनस कहाँ से हुआ, इस टेबल के हिसाब से हमने यहाँ पे इवेल्युएशन की है। फॉर्मेट तैयार किया जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट एंड अमाउंट, दो अमाउंट आएंगे। एक तरफ प्लस का अमाउंट लिखा जाएगा जितने भी टोटल करने वाली चीजें हैं, और एक तरफ माइनस की चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला था कि कॉस्ट शीट का बेस लेके चलना है, तो कॉस्ट शीट का बेस है प्रॉफिट, 1,20,000 हमने बेस लिया। उसके बाद सीक्वेंस से चलेंगे, पहले क्या करना है, माइनस करना है। फर्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्जिंग इन कॉस्ट शीट, मतलब कि कॉस्ट शीट में कम लिखा गया था जिसकी वजह से 5,000 का लॉस।
उठा के वैसे का वैसा लिख दिया। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड की ट्रीटमेंट हुई, यहाँ पे क्या इंक्रीज है, ऐड करें तो ऐड वाले कॉलम में 2000 रुपए। ठीक। रेंट पेड हो रहा है आपका, इंक्रीज हुआ 5000 से, हमने उठा के ऐड वाले कॉलम में 5000 रुपए लिख दिए। डिविडेंड रिसीव हुआ है, इनकम हुई है आपकी 7000 की इनकम है, हमने ऐड करने को बोला था तो अभी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो इन सबको ऐड वाले कॉलम को अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस वाले कॉलम को इसमें से माइनस करेंगे तो आएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर 1,29,000। और ये बैलेंसिंग फिगर हमेशा वही होगी जो आपका प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट होगा। मतलब कि क्वेश्चन में जो ये प्रॉफिट दिया हुआ था 1,29,000, ये हमेशा इसका बैलेंसिंग फिगर होगी और यही इसका टोटल निकल के आएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि आंसर गलत है। अगर ये मैच हो गया, मतलब कि जो प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला गया है फाइनेंशियल अकाउंट का, अगर उससे हमारा मैच हो जाता है इट मींस हमारा क्वेश्चन सही था। उसका टोटल कर लीजिए, अमाउंट प्लस की अमाउंट इस तरफ और माइनस की अमाउंट इस तरफ। एक बार अगर आपका वर्किंग नोट तैयार हो जाता है तो फॉर्मेट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वर्किंग नोट तैयार करने का क्या तरीका है, सिर्फ एक ये तरीका है कि फाइनेंशियल अगर है फाइनेंशियल प्रॉफिट या फाइनेंशियल अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है उसका प्रॉफिट, तो हम इंक्रीज कर देंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे। अगर फाइनेंशियल का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, उस पर असर पड़ रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट जो बिल्कुल भी समझ में ना आया हो। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ इतनी सी बताती है कि फाइनेंशियल अकाउंट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाया करते थे, उसके प्रॉफिट का जो आंसर आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो कॉस्ट शीट के प्रॉफिट से कितना अलग है, कितना डिफरेंट है, उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जो डिफरेंस निकल के आता है उस डिफरेंस को यहाँ पे टैली करने की कोशिश की जाती है, मतलब कि मैच कराने की कोशिश की जाती है। रिकंसिलिएशन अकाउंट में उन चीजों को ऐड किया जाता है जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा। रिकंसिलिएशन अकाउंट में उस चीज को माइनस किया जाता है जिसमें क्या होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट कम हो रहा होगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट किसी वजह से कम होता है तो उसको हम माइनस करेंगे, और किसी वजह से अगर वो बढ़ता है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सिर्फ इतनी सी फॉर्मेट है जो कि आपको सोचना होगा, देखना होगा। इसमें किसी तरीके का कोई डाउट है तो वो पूछो। अब कोई डाउट जो बिल्कुल भी क्लियर ना हुआ हो कि ऐड कैसे हो गया या माइनस कैसे हो गया? एनी डाउट? डाउट है तो पूछ लो, अभी 1 मिनट 16 सेकंड बाकी हैं वीडियो खत्म होने में। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है आप लोगों को तो फिर टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ, मुझे उसका आंसर सबके द्वारा चाहिए। कोई ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि कोई एक ही आंसर कर रहा हो। तो इसका मतलब तो यही है कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और मेरा काम यहाँ पे सिर्फ इतना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। यहाँ मैं कॉलेज में तो हूँ नहीं कि आपकी कॉपी में आके चेक करूंगी कि सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये चेक करें कि वो चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। समझ में आएगी, प्रैक्टिस करोगे तभी एग्जाम पे कर पाओगे। यहाँ पे ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव बेसिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड माइनस को देखा जा रहा है। प्लस और माइनस को इसलिए ध्यान में रखना है, क्या ऐड हुआ क्या माइनस हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये अमाउंट जो गिवन है आप इसे ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ओवरचार्ज हो रहा है तो ट्रीटमेंट क्या होगी,